कहानी की शुरुआत एक मशहूर हिटमैन जुओ से होती है, जो अपने नए टारगेट के ठिकाने की ओर जा रहा होता है। उसे पहले ही बताया गया था कि वहाँ सिर्फ एक दो गार्ड होंगे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ काफी सारे लोग खड़े होते हैं। फिर भी जुओ बिल्कुल शांत रहता है, जरा भी नहीं घबराता और आराम से अपनी जेब से सिगार निकालकर मुंह में रख लेता है। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर उससे पूछता है कि वो आखिर है कौन। जुओ बिना एक पल गवाए तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और उसे वहीं पर गोली मार देता है। बाकी सभी लोग एक साथ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुओ अपना 9mm निकालता है और एक एक करके सबको गिरा देता है बिना जरा भी पसीना बहाए। मुख्य टारगेट में से एक उसे तुरंत पहचान लेता है कि वो वही मशहूर हिटमैन है जो सही कीमत मिलने पर किसी को भी मारने से नहीं हिचकिचाता। ये सोचकर वो तुरंत सेफ की तरफ भागता है, जितनी कीमती चीजें उठा सकता है उठाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन जुओ उसे देख लेता है और सही समय पर अपना पैर आगे बढ़ाकर उसे ठोकर मार देता है, जिससे वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। जुओ शांत तरीके से उन लोगों को मारता है जिन्हें वो खुद पूरी तरह से बुरा और सुधार के लायक नहीं मानता। वो आदमी घबराकर पलटता है और जल्दी से बंदूक निकालकर जुओ पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जुओ पहले ही उसके पीछे खड़ा होता है और एक जोरदार घूंसा उसके पेट पर मारता है, जिससे वो तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद क्लीन अप के लिए डिस्पोजल यूनिट आ जाती है। बिल्डिंग के बाहर जुओ अपने शागिर्द नकोटा को डांटता है, क्योंकि उसने पहले बताया था कि वहाँ सिर्फ एक या दो लोग होंगे, जबकि अंदर 25 लोग थे। नकोटा अपनी गलती मान लेता है, लेकिन वो ये कहे बिना नहीं रह पाता कि वो सच में हैरान है कि जुओ ने अकेले ही उन 25 लोगों को खत्म कर दिया। फिर दोनों उस ब्रीफकेस को खोलकर देखते हैं जिसे वो आदमी लेकर भाग रहा था, और उन्हें उसमें कुछ ऐसा मिलता है जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। जुओ उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होता कि ये आखिर है क्या। अगले दिन वो अपने घर वापस आता है और जब वो लिफ्ट पर चढ़ रहा होता है तभी एक छोटा बच्चा गलती से उसे टकरा जाता है। बच्चा जुओ का डरावना चेहरा देखकर घबरा जाता है और जितनी तेज हो सके वहाँ से भाग जाता है। जुओ इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता और उसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद मानता है कि वो कभी भी बच्चों के साथ अच्छा नहीं रहा। वो अपने आप से सोचता है कि काश वो पहले इस मामले में थोड़ा बेहतर होता तो शायद उसकी पारिवारिक जिंदगी वैसी बन पाती जैसी होनी चाहिए थी और सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाता है कि ये पूरी तरह से उसकी गलती भी नहीं है, क्योंकि सच ये है कि उसके और उसकी एक्स वाइफ के बीच में एक भी चीज कॉमन नहीं थी। उनके बीच एक भी साझा रुचि नहीं थी जिस पर वो कुछ बना पाते। उसकी जिंदगी में अगर कुछ है तो वो उसका हिटमैन वाला काम है, और वो भी वो किसी शौक या पसंद से नहीं करता, बल्कि सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो उसमें अच्छा है। बस इसी वजह से वो चुपचाप ये सब सोचता है और धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुँचता है कि उसकी जिंदगी काफी नीरस रही है। तभी नकोटा उसके अपार्टमेंट पर आता है तो जुओ उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन उसी समय एक ततैया अचानक उनके पास उड़कर आती है और उसकी गर्दन पर डंक मार देती है, जिससे उसके पूरे शरीर में तेज दर्द दौड़ जाता है। काफी देर तक दर्द से तड़पने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है और वो खुद को एक लैब में पाता है जिसे उसकी एक्स वाइफ एरी चला रही होती है। जू नाम की कंपनी जिसमें जो काम करता है उसी की ये साइंस डिवीजन होती है। एरी उसे बताती है कि उसके बेहोश होने की वजह ततैया का जहर था, और जू तुरंत समझ जाता है क्योंकि उसने अपने पिछले काम से वो ततैया का छत्ता संभाल कर रखा था। फिर एरी उसे एक आईना देती है कि उसे भी अभी भी इस बारे में पता चला है। जिस कंपनी के साथ उसका टारगेट जुड़ा हुआ था वो जिंदा जीवों पर जेनेटिक बदलाव करने का रिसर्च भी करती है। मतलब जिसने उसे डंक मारा वो कोई आम ततैया नहीं थी। जो अब आईने में खुद को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो पहले से पूरे 20 साल छोटा दिख रहा होता है। वो पूछता है कि क्या वो फिर से पहले जैसा बन पाएगा, लेकिन एरी को खुद इसका जवाब नहीं पता होता। इसलिए फिलहाल वो बस यही कर सकते हैं कि हालात पर नजर रखे और देखे कि आगे क्या होता है। तभी जुओ के बॉस का फोन आता है। जैसे वो बात करता है उसका बॉस उसकी आवाज सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि अब उसकी आवाज काफी पतली हो गई थी। जुओ मानता है कि हालात अजीब हो गए हैं, लेकिन वो कहता है कि वो अगला काम फिर से कर सकता है। उसका बॉस पहले से ही यही उम्मीद कर रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि उसके पास उसके लिए एक परफेक्ट असाइनमेंट है। वो चाहता है कि जुओ एक मिडिल स्कूल में जाए। ये सुनकर जुओ तुरंत चौंक जाता है। फिर उसका बॉस समझाता है कि वो अगले साल अपनी बेटी को एक खास प्राइवेट मिडिल स्कूल में दाखिला दिलाने की सोच रहा है। तो उसका बॉस चाहता है कि जुओ वहाँ घुसकर अंदर की जाँच करे। ये सुनकर जुओ पूरी तरह से भड़क जाता है, क्योंकि ये काम उसे असली हत्या के मिशन से ज्यादा बच्चों की देखभाल जैसा लगता है। लेकिन एरी कहती है कि ये उसके लिए सही है, क्योंकि जुओ खुद मिडिल स्कूल छोड़ चुका था। जुओ थोड़ी देर तक इस बात पर सोचता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि इसके लिए उसे अच्छी रकम मिलने वाली है तो वो तुरंत मान जाता है। कुछ दिनों बाद उसके स्कूल के पहले दिन से पहले नकोटा उसके लिए एक खास चश्मा तैयार करता है, जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन लगे होते हैं, ताकि अगर मिशन के दौरान कोई दिक्कत आए तो वो बाहर से उसकी मदद कर सके। बाहर निकलने से पहले जुओ ये सोचता है कि ये पूरी स्थिति कितनी बुरी है, क्योंकि अब उसे पूरे दिन बच्चों के बीच रहना पड़ेगा और उसे सच में बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वो फिर भी ये काम करता है क्योंकि बात पैसे की है और ऐसे मौके में ज्यादा चुनने का विकल्प नहीं होता। उस सुबह स्कूल में सभी नए छात्र एक एक करके अपना परिचय देते हैं। बाकी सब तो ठीक से अपना परिचय देते हैं, लेकिन जुओ का परिचय इतना अजीब होता है कि वो पूरी तरह माहौल को खराब कर देता है और उसकी क्लास की लड़कियाँ उसे अजीब समझने लगती है। हालांकि उसकी क्लास में एक सुनहरे बालों वाली लड़की उसे थोड़ा दिलचस्प मानती है। जब वो घर लौटता है तो नकोटा उसके लिए राइस ऑमलेट बनाता है और जुओ उसके स्वाद से सच में हैरान हो जाता है। इसके बाद नकोटा उसके दिन भर के खराब परिचय का जिक्र करता है और उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी असली पहचान हर हालत में छुपा कर रखनी है। वो ये भी
भी कहता है कि उसे कोई भी परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उसे सस्पेंड या स्कूल से निकाल भी दिया जा सकता है। अगले दिन स्कूल में पढ़ाई शुरू होती है। शुरुआत में जुओ को कुछ खास दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वो एक मिडिल एज आदमी है, शादी कर चुका है और उसकी बेटी भी है। उसे लगता है कि स्कूल की चीजें उसे प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन उसकी ये सोच जल्दी ही बदल जाती है जब वो नेगेटिव नंबर के बारे में जानता है। उसने पूरी जिंदगी में यही सोचा था कि नंबर सिर्फ ऊपर की तरफ जाते हैं, उसे ये तक नहीं पता था कि नेगेटिव नंबर भी होते हैं। इसलिए ये चीज उसे सच में आकर्षित करती है। बचपन में उसे कभी सही तरह से शिक्षा नहीं मिली थी, बल्कि उसे सीधे संगठन की ट्रेनिंग में डाल दिया गया था, इसलिए ऐसी चीजें सीखने का मौका उसे पहले कभी नहीं मिला। दिन के अंत में जब क्लास खत्म होती है तो जुओ के अंदर एक अजीब सा उत्साह होता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो उसे पता नहीं था और अब उसे सीखने का मौका मिल रहा है। उस रात स्कूल के बाद नकाटो उसके कमरे में आता है और हैरान रह जाता है जब वो जुओ को बैठकर पढ़ाई करते हुए देखता है, जबकि पहले वो इस चीज के पूरी तरह खिलाफ था। लेकिन जो बात उसे थोड़ी अजीब लगती है वो ये कि जुओ इसमें बहुत ज्यादा जुनून के साथ लगा हुआ दिख रहा होता है। अगली सुबह एक अजीब आदमी दूर खड़ा होकर स्कूल की गेट की तरफ घूरता हुआ नजर आता है। उस दिन के अंत में जुओ फिर से बहुत सारी नई चीजें सीख कर आता है और अगले दिन की पढ़ाई को लेकर सच में उत्साहित होता है। वो घर वापस जाने का सोचता है, लेकिन तभी पास में कुछ हलचल सुनाई देती है। वो देखने जाता है तो एक ताकतवर सा आदमी जिसने पांडा का मास्क पहना हुआ है एक सिक्योरिटी गार्ड को एक ही किक में गिरा देता है। आसपास के लोग उसे पांडा मास्क के नाम से पहचान लेते हैं और वहाँ मौजूद लड़कियाँ उसे मजाकिया समझकर अपने फोन से वीडियो बनाने लगती है। अचानक पांडा मास्क उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ता है जो शुरू से ही जुओ को तंग कर रही थी और अचानक उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जुओ ये सब देख रहा होता है। तभी नकाटो उसे याद दिलाता है कि उन लड़कियों ने उसके साथ कितना खराब व्यवहार किया था और कहता है कि उसे उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जान को कोई असली खतरा नहीं है। लेकिन जुओ कहता है कि वो इतना समझदार है कि सिर्फ इसलिए किसी की मदद करने से मना नहीं करेगा क्योंकि उसे करने की मजबूरी नहीं है। फिर वो एक रबर हवा में उछालता है और उस पर गोली चलाकर धुएं जैसा पर्दा बना देता है ताकि कोई ये देख न सके कि ये सब कौन कर रहा है। इसके बाद वो पांडा मास्क पर एक सटीक वार करता है। वार काफी जोरदार होता है, लेकिन वो हैरान होता है कि इससे वो पूरी तरह से नहीं गिरा। फिर उसे समझ आता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस छोटे शरीर में आने के बाद उसकी ताकत कम हो गई है। आखिरी कोशिश के तौर पर पांडा मास्क एक डायनामाइट निकालता है और सबको उड़ाने की धमकी देता है, लेकिन जो वो सीधे उसके कमजोर जगह पर जोरदार लात मारता है जिससे वो तुरंत गिर जाता है। फिर वो डायनामाइट को हवा में उछालकर गोली मार देता है ताकि वो कोई नुकसान ना कर सके। जब धुआं साफ होता है तो वो दोनों लड़कियां जुओ को अपने सामने खड़ा देखती है और समझ जाती है कि उसी ने उन्हें बचाया है, लेकिन जुओ साफ मना कर देता है और कहता है कि किसी और आदमी ने पांडा मास्क को हराया था, वो तो बस सही समय पर वहाँ से गुजर रहा था। ये सुनकर दोनों लड़कियां पूरी तरह से उलझन में पड़ जाती है। अगले दिन स्कूल में सब कुछ सामान्य होता है और जुओ के क्लासमेट एक ग्रुप चैट में लगे होते हैं। अब बस ये तय करना बाकी रहता है कि जुओ को ग्रुप चैट में जोड़ दिया जाए या नहीं, लेकिन सब लोग थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं क्योंकि वो उन्हें अकेला और अजीब सा इंसान लगता है। तभी वो दो लड़कियां जिन्हें उसने पिछली बार बचाया था सीधे उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ग्रुप चैट में जुड़ना चाहेगा। ऐसा करते वक्त वो दोनों हल्का सा शर्माती भी है और कल की मदद के लिए उसे धन्यवाद कहती है। जुओ को सच में ग्रुप चैट से कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन वो उसे मना भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो खुद इसके लिए आकर पूछ रही है, इसलिए वो मान जाता है। उसी रात जुओ पूरी तरह हैरान रह जाता है क्योंकि उसका फोन लगातार बजता रहता है और ग्रुप चैट से एक के बाद एक नोटिफिकेशन आते रहते हैं जिनका रुकने का नाम नहीं होता। नकोटा देखता है कि जुओ थोड़ा तनाव में लग रहा है तो वो पूछता है कि क्या उसे थोड़ा सिगरेट चाहिए ताकि वो रिलैक्स हो सके, लेकिन जुओ कहता है कि उसने अब पूरी तरह से छोड़ दिया है क्योंकि उसका नया जवान शरीर अब सिगार सहन नहीं कर सकता और इतना ही नहीं वो शराब भी अब झेल नहीं पाता। फिर भी जुओ मानता है कि उसे अब पहले से ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है जैसा वो अपने पुराने शरीर में कभी नहीं करता था। वो थोड़ा समय लेकर सब कुछ समझने की कोशिश करता है और फिर अपना ध्यान वापस होमवर्क पर लगा देता है। उसी रात जब वो पढ़ाई कर रहा होता है उसे एरी का फोन आता है। वो बताती है कि जिस ततैया ने उसे डंक मारा था वो प्रकृति में मौजूद ही नहीं है बल्कि उसे कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। उसके अनुसार इसके पीछे मित्सुओ का फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी है जो जापान की दूसरी सबसे बड़ी दवा कंपनी है। एरी फिर एक और जरूरी बात बताती है कि उस कंपनी के प्रेसिडेंट की एक बेटी है जो उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ जुओ है और वो उसी की क्लास में है। उसका नाम नोरिन मित्सुओ का है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।